नमस्कार सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माउंट वेल एजुकेशन पर। काफ़ी दिन हो गए वीडियो डाले हुए। मैं थोड़ा सा बिजी था और अब हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए ऑलरेडी। अब मैं लेके आया हूँ अध्याय नंबर 3। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ, ये है अध्याय नंबर 3। और अध्याय नंबर 3 का मैंने शुरुआत में बताया था, नाम था सेवा की सामान्य शर्तें। ठीक है, सेवा की सामान्य शर्तें। अध्याय नंबर 3 का नाम क्या है? सेवा की सामान्य शर्तें। और नियम कितने हैं? नियम है 8 से लेके 23 क तक। 8 से लेके 23 क तक इसमें नियम है सेवा की सामान्य शर्तें के अंदर। ठीक है, तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं 8वें नियम से। 8वें नियम से शुरुआत कर रहे हैं। 8वां नियम जो है यह है नियम नंबर 8। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा फोकस पड़ रहा है, दिख नहीं रहा है, मैं बोल के बता देता हूँ आप लोगों को कि यह नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? यह है 20 जनवरी 2006। 20 जनवरी 2006 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 20 जनवरी 2006। 20 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात 20 जनवरी 2006 या इसके पश्चात राजकीय सेवा में सभी नियुक्तियां, यानी कोई कर्मचारी लगता है राजकीय सेवा में लगता है तो सभी नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई कर्मचारी लग गया तो उसके जो पहले 2 साल है वो परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा की जाएगी उसकी। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ अपवाद है। इन 2 वर्षों में पारिश्रमिक दिया जाएगा। ठीक है, ये जो परीक्षा की अवधि होगी इस अवधि के अंदर उसको क्या है कि पारिश्रमिक दिया जाएगा, न कि वेतन दिया जाएगा। ठीक है, वेतन नहीं दिया जाएगा, पारिश्रमिक दिया जाएगा। परीक्षा पूर्ण होने पर पद का न्यूनतम वेतन, यानी परीक्षा उसकी पूर्ण हो गई तो यह नहीं है कि उसको अधिकतम वेतन मिलेगा। जो उस पद का जो न्यूनतम वेतन होता है वो न्यूनतम वेतन मिलेगा उसे। ठीक है, उस पद पर न्यूनतम वेतन मिलेगा, जिस पद पर वह लगा उस पद का न्यूनतम वेतन उसे मिलेगा। वेतन वृद्धि नियमित होने के, यानी वह 2 साल की परीक्षा उसने पूरी कर ली है, पूरी करने के बाद वह नियमित हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसकी वेतन वृद्धि होती है, यानी जो वेतन वृद्धि लगती है, इंक्रीमेंट लगते हैं, वो कब से लगेंगे? यानी मान लीजिए वह इसी तिथि को, कोई भी तिथि ले लीजिए, 1/1/2020 को मान लीजिए उसने उसकी हो गई, परीक्षा पूरी हो गई, तो उसकी वेतन वृद्धि कब से लगेगी? अब 1/1/2020 है। ठीक है, तो उसके 6 माह बाद जो जुलाई आएगी, ठीक है, 6 माह बाद आने वाली जुलाई, प्रथम जुलाई से उसकी वेतन वृद्धि लगनी शुरू हो जाएगी। 1/1/2020 ले लीजिए, या फिर 1/1/2020 में तो जुलाई आती है 6 माह बाद। ठीक है, लेकिन हम जुलाई से ले लेते हैं कि 1 जुलाई 2020 की बात है, या फिर 1 जून 2020 की बात है। 1 जून 2020 को लेंगे तो जुलाई अगले महीने आ जाती है, लेकिन उस जुलाई से उसकी वेतन वृद्धि नहीं लगेगी। तो वेतन वृद्धि कब से लगेगी? वेतन वृद्धि लगेगी उसके 6 माह बाद आने वाली पहली जुलाई से, यानी उस जुलाई को छोड़ दिया जाएगा, उस जुलाई को गिना ही नहीं जाएगा। तो 6 माह बाद आने वाली प्रथम जुलाई से, यानी पहली जुलाई से क्या लगेगा? उसके वेतन वृद्धि लगेगी, इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, परीक्षा पूर्ण होने के बाद। और ये कब किया गया, ये बात ध्यान में रखना, 2 वर्ष की सेवा कब की गई है परीक्षा दिन की? 20 जनवरी 2006। ये डेट याद रखनी है। ठीक है, ये मोस्ट डेट है कि 20 जनवरी 2006 के बाद जितने भी कर्मचारी या जो भी राजकीय सेवा में लगता है तो उसको 2 साल की जो अवधि है वो परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी के रूप में गुजारनी पड़ती है। उसमें वेतन भी नहीं दिया जाता, उसमें दिया जाता है खाली पारिश्रमिक। ठीक है, इसके बाद परंतु शिक्षा अधिकारी के लिए यह अपवाद है। ठीक है, परंतु शिक्षा अधिकारी के लिए यह अवधि 1 वर्ष की होगी, अन्य अधिकारियों के लिए 2 वर्ष की। जो शिक्षा अधिकारी है, जो डॉक्टर होते हैं, उनकी जो परीक्षा दिन की अवधि होती है, परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी की अवधि होती है, वो खाली 1 वर्ष की होती है। बिकॉज वो अपना जो 1 साल का समय वो इंटर्नशिप में व्यतीत कर देते हैं। उनकी इंटर्नशिप चलती है तो वो 1 साल का समय वहां गुजार लेते हैं, तो उनका वो 1 साल का समय इंटर्नशिप, वो परीक्षा दिन मान लिया जाता है। और ये जो नियम है, ठीक है, ये नियम तो 20 जनवरी 2006 से लागू है कि परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी की अवधि 2 साल की होगी। ठीक है, ये 20 जनवरी 2006 से। लेकिन डॉक्टर वाला कब से हुआ है कि 1 वर्ष की होगी? ये हुआ है 20 दिसंबर 2011। ठीक है, यानी डॉक्टर की जो परीक्षा दिन की अवधि होगी वो 1 वर्ष की होगी। कब से? 20 दिसंबर 2011 से। ये दोनों डेट याद रखनी है। ठीक है, सामान्य कर्मचारी की 2 साल की कब से? 20 जनवरी 2006। डॉक्टर की 1 वर्ष की कब से? 20 दिसंबर 2011। ठीक है, 12/11, 20/12/11 से डॉक्टर की 1 वर्ष की परीक्षा दिन की अवधि होती है। ठीक है, ये हो गया अपना नियम 8। अब चलते हैं नियम 8 क पर। नियम 8 क,
8 क क्या कहता है? प्रथम नियुक्ति के समय आयु, यानी जब कोई कर्मचारी की नियुक्ति होती है, जब वो पहली बार लगता है तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए, इस संबंध में ये नियम है। नियम नंबर 8 का इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रथम नियुक्ति के समय आयु कौन से नियम में है, तो नियम 8 क के अंदर है, 8 क के अंदर है। 8 क में पहला पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला, राज्य सेवा में आने की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः 16 एवं 35 वर्ष होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है पिछले अकाउंटेंट के अंदर, ये नहीं आया हुआ, इससे संबंधित एक प्रश्न और आगे बताऊंगा मैं आपको। ऐसा ही प्रश्न आया हुआ है कि राज्य सेवा में लगने की जो अधिकतम आयु है क्रमशः 16 एवं 35 वर्ष होगी, न्यूनतम एवं अधिकतम, कम से कम 16 वर्ष, अधिक से अधिक 35 वर्ष। अब मान लीजिए आजकल 18 वर्ष कर रखी है, तो वो क्यों कर रखी है? वो जो विभाग भर्ती करते हैं उन विभागों में दिया रखा है कि भाई 18 वर्ष से नीचे नहीं लेंगे, लेकिन राज्य सेवा में यही नियम है कि 16 वर्ष के बालक को या 16 वर्ष के बच्चे को या 16 वर्ष के अभ्यर्थी को आप सेवा में ले सकते हो, ठीक है। एवं 35 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष तक होगी, जब तक कोई अन्य छूट नहीं मिल जाए तब तक 35 वर्ष ही होगी, ठीक है। जैसे कि टीचर में ज़्यादा भी होती है तो वो उनको उस विभाग की अलग से छूट होती है, लेकिन राज्य सेवा में ये 16 से 35 वर्ष होगी। अपवाद क्या है? देखिए कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को उन पदों पर नहीं लगाया जा सकता जिनके लिए प्रतिभूति लिया जाना आवश्यक है, ठीक है। 18 वर्ष से नीचे के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको ऐसे पदों पर नहीं लगाया जा सकता जिन पर सिक्योरिटी ली जाती है, ठीक है, सिक्योरिटी ली जाती है। अब ऐसे कौन से पद है जिन पर सिक्योरिटी ली जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक में एक जो कर्मचारी होता है ना, कैशियर के पद पर 18 साल से नीचे के बच्चे को नहीं लगाया जाता, क्योंकि कैशियर से सिक्योरिटी ले जाती है। यानी जब वो कैश कलेक्ट करता है तो मान लीजिए थोड़े बहुत अगर कैश में गबन हो गया तो उससे सिक्योरिटी पहले ही लेके रखते हैं कि भाई कल को गबन हो जाए तो हम इसमें से जो इससे सिक्योरिटी ले रखी है उसमें से अपना हिसाब कर लेंगे बराबर। तो ऐसे पदों पर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को नहीं लगाया जाएगा जिनसे सिक्योरिटी ली जानी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये नियम 8 का पहला है, ठीक है, इसी में चल रहा है अभी तक। महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में आने की अधिकतम आयु, यह ए का मतलब है अधिकतम आयु 42 वर्ष। ये प्रश्न आया था जूनियर अकाउंटेंट 2015 के अंदर, जूनियर अकाउंटेंट 2015 के अंदर कि राजकीय सेवा में आने की महिलाओं की अधिकतम आयु कितनी है, तो वो है 42 वर्ष, ठीक है। सामान्यतः कितनी है? 16 एवं 35 वर्ष, लेकिन महिलाओं के लिए 42 वर्ष छूट दे के 42 वर्ष हो जाती है। SC ST को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है। जो SC और ST जातियां होती है उनमें उनकी जो अधिकतम आयु है तो उनमें 5 वर्ष की छूट है। मान लीजिए किसी विभाग में भर्ती आई हुई है और उसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष है, तो SC और ST जो विभाग है उसमें 35 में 5 और जोड़ लीजिए, 35 में 5 और जोड़ने पर 40 वर्ष तक वो लग सकते हैं, यानी उनको 5 वर्ष की छूट होती है। नवीन नियुक्ति के सभी आदेशों में जन्म तिथि का अंकन आवश्यक रूप से किया जाएगा। अब जो नवीन नियुक्ति होगी उसके अंदर सभी आदेशों में जन्म तिथि, डेट ऑफ जो बर्थ है उसका अंकन आवश्यक रूप से किया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने योग्य है, इस पे आगे मैटर भी आएगा। राज्य सेवा में रहते हुए कर्मचारी द्वारा मैट्रिक या अन्य समकक्ष पास करने पर, राज्य सेवा में रहते हुए, ठीक है, मान लीजिए कोई कर्मचारी लगा हुआ है ऑलरेडी और उस टाइम वह मैट्रिक पास करता है या अन्य समकक्ष पास करने पर सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि को उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं बदला जाएगा। ये बताता हूँ आपको मैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी लगा हुआ है ऑलरेडी और लगने के बाद उसने 10वीं या मैट्रिक पास की है और उसने पहले जन्म तिथि कुछ और लिखा रखी है, और जब उसने मैट्रिक पास की तो उसमें कोई कुछ जन्म तिथि हो रही है, तो बाद में अगर वह कहेगा कि मेरी जन्म तिथि बदलो, किसके आधार पर? इस मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर, यानी इसके प्रमाण पत्र के आधार पर अगर वह जन्म तिथि बदलाना चाहेगा तो नहीं बदली जाएगी, क्योंकि पहले से ही उसकी जन्म तिथि लिखी हुई है वही मान्य होगी। तो क्या लिख रखा है इसमें को उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर, उक्त प्रमाण पत्र का मतलब ये मैट्रिक वाला के आधार पर जन्म तिथि नहीं बदला जाएगा, के आधार पर नहीं बदला जाएगा, क्या नहीं बदला जाएगा? जन्म तिथि नहीं बदला जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई कर्मचारी ऐसा चाहता है कि मैं अपनी जन्म तिथि बढ़ा के या जन्म आयु कम करके मैं सेवा और अधिक कर लूँगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि अगर राज्य सेवा में होने के बाद मैट्रिक पास करता है और फिर वह जन्म तिथि बदलाना चाहे इस प्रमाण पत्र के आधार पर, तो नहीं बदली जाएगी, जो पहले से लिखी हुई है वही मानी जाएगी।
राज्य कर्मचारी द्वारा नाम बदलने की प्रक्रिया। अब ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, मान लीजिए कोई राज्य कर्मचारी है वो अपना नाम बदलना चाहे, ठीक है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? राज्य कर्मचारी द्वारा नाम बदलने की प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया मैं बताता हूँ आपको कि एक तो जिस कार्यालय में वह काम कर रहा है, ठीक है, उस कार्यालय के जो कार्यालय अध्यक्ष होता है, हेड होता है, एक तो हेड 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 छोड़ो, एक बार आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई कार्यालय में कोई कर्मचारी काम करता है, तो उसको एक विलेख देना पड़ेगा, यानी डीड देनी पड़ेगी, एक विलेख देना पड़ेगा उस कर्मचारी को, मैं नाम बदल रहा हूँ, और विलेख पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। और गवाह कैसे? गवाह ऐसे कि जो जिस कार्यालय में वह कार्य कर रहा है, उस कार्यालय का जो कार्यालय अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वह भी उन गवाहों को जानता होना चाहिए। मतलब वह भी उन गवाहों को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि वो फर्जी नहीं हो गवाह, ठीक है, यानी उस कर्मचारी के वो फर्जी गवाह न बन जाए, तो वह भी उसकी भी जानकारी होनी चाहिए उन गवाह से, ठीक है। एक बात तो ये कि 2 तो गवाह होने चाहिए। दूसरी बात, उसे अपने जो राजस्थान का राजपत्र है उसमें लिखित में उसमें निकलवाना पड़ेगा कि भाई मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, एक तो उसमें लिखवाना पड़ेगा। दूसरा जो अपना स्थानीय समाचार पत्र होता है, ठीक है, यानी उस कर्मचारी का जो स्थानीय समाचार पत्र है उसमें भी उसको नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में लिखाना पड़ेगा, फिर उसका नाम बदला जाएगा। तो ये राज्य कर्मचारी की नाम बदलने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, यानी इसे एक लेख देना पड़ेगा, ठीक है, एक डीड देनी पड़ेगी। इस डीड में क्या होगी? 2 गवाह के हस्ताक्षर होंगे। 2 गवाह कैसे? 2 गवाह, इन दोनों गवाहों को इसके कार्यालय का अध्यक्ष भी जानता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसे राजस्थान के गेजेट एवं जो उसका जो लोकल न्यूज़पेपर होगा उसमें देना पड़ेगा, फिर इसकी नाम बदलने की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो ये इतना काम करना पड़ेगा। 2 गवाह चाहेंगे, एक तो गेजेट में देना पड़ेगा, एक लोकल न्यूज़पेपर में इसको लिखवा के इसको देना पड़ेगा कि भाई मैं नाम बदल रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया होती है। अब हम पढ़ रहे हैं नियम 8 का 2 नंबर, ठीक है। हम अभी तक 1 नंबर क का 1 नंबर पढ़े, अब 2 नंबर पढ़ेंगे, नियम 8 का क का 2 नंबर, ठीक है। देखते हैं क्या है 8 का 2 नंबर। ए 2 के अंदर ए पढ़ रहे हैं, 1/1/1979, ठीक है, 1/1/1979, ठीक है, 1979 को सेवा में पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि को स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी 1/1/1979 से पहले जो सेवा में कार्यरत कर्मचारी उनकी जन्म तिथि को स्वीकार कर लिया जाएगा, चाहे वह किसी भी आधार पर बताई गई हो, ठीक है। इस डीओबी को भविष्य में नियम 8 क 2 बी के अंतर्गत, अब ये मैं बताऊंगा कौन सा है, के अंतर्गत वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संशोधित नहीं कर सकेंगे। देखिए बताता हूँ, 1/1/1979 को सेवा में पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि को स्वीकार कर लिया जाएगा। इस डीओबी को भविष्य में इन नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संशोधित नहीं कर सकेंगे। अब ये नियम कौन से? 8 क, ठीक है, ये रहा 8 क का 2 नंबर, ठीक है। 1 नंबर तो ये रहा, 2 नंबर कौन सा है? ये रहा 2 नंबर। 2 बी के अंतर्गत, ठीक है, हम पढ़ कौन सा रहे? ए रहे, बी ये रहा नीचे आएगा, ठीक है। बी के अंतर्गत वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संशोधित नहीं कर सकेंगे। अब बी देखते हैं कौन सा है, ये बी, इसमें क्या दिया देखते हैं। 1/1/1979 वह उसके बाद 1979 वह उसके बाद उच्च माध्यमिक या हायर सेकेंडरी जिसका भी प्रमाण पत्र लगा दिया है तो वो डेट ऑफ बर्थ उसकी मान ली जाएगी, ठीक है। यानी उच्च माध्यमिक या हायर सेकेंडरी जिसका भी उसने सर्टिफिकेट लगा दिया जन्म तिथि का, तो वो जन्म तिथि मान ली जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, डीओबी का उल्लेख नियुक्ति आदेश में आवश्यक रूप से करना होगा। जो डीओबी है उसका उल्लेख नियुक्ति आदेश में आवश्यक रूप से करना होगा। इसके बाद यदि पद की योग्यता सेकेंडरी से कम है तो, यानी मान लीजिए हमने यहाँ तो कर दिया कि इनकी जो मार्कशीट है या इनका जो प्रमाण पत्र है वो लगा दिया जाएगा, उसके आधार पर डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई पद ऐसा है जिसकी योग्यता सेकेंडरी से कम है, तो वह लगाएगा क्या? ठीक है, तो वह क्या लगाएगा? वह जहाँ पे वह पैदा हुआ है उस नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका, पंचायत समिति जिसने भी लिख के दे दिया
कि भाई इसकी जन्मतिथि है, यानी उनसे जो प्रमाण पत्र सर्टिफाई करवा के ले आएगा कि भाई मेरी जन्मतिथि ये है, तो वो मान्य कर लिया जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए वह भी नहीं है, और प्रमाण पत्र तो होगा ही कहाँ से, क्योंकि पद की योग्यता सेकेंडरी से कम है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो जो भी उसने बोल दिया कि मेरी जन्मतिथि ये है, तो वो जन्मतिथि उसकी मान ली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सी की। किसी वर्क चार्ज कर्मचारी को नियमित कर दिए जाने पर, यानी कोई वर्क चार्ज कर्मचारी है, अब वर्क चार्ज कर्मचारी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है, तो उसको नियमित कर दिया जाए तो फिर उसकी जन्मतिथि क्या मानी जाएगी, तो उसकी जन्मतिथि वही मानी जाएगी जो उसने प्रमाण पत्र में लिखित में दी है, ठीक है। तो उसकी जन्मतिथि वही मानी जाएगी, ठीक है। वैसे ये वर्क चार्ज जो कर्मचारी होता है ये फिक्स नहीं होता है, अस्थायी होता है एक प्रकार से। तो इसको अगर फिक्स कर दिया जाए, नियमित कर दिया जाए, तो फिर उसकी जन्मतिथि वही मानी जाएगी जो उसने उस टाइम दी थी, कार्य में लगने से पहले दी थी, वही मानी जाएगी। इसके बाद एक टिप्पणी नोट, ठीक है। सेवा पुस्तिका में, सर्विस बुक में, ठीक है, सेवा पुस्तिका को बोलते हैं सर्विस बुक में अंकित जन्मतिथि में काट छांट, यानी कोई मान लीजिए सर्विस बुक में लिख रखा है, किसने मान लीजिए लिख दी कोई जन्मतिथि, तो भाई जैसे मान लीजिए 1990 है, तो कई ज्यादा सियाने होते हैं तो वो क्या करते हैं 1990 को 98 भी कर देते हैं कि मेरे तो 98 है, तो वो काट छांट कर देते हैं। काट छांट को रोकने के लिए डीओबी पर पारदर्शी टेप, यानी वो टेप आती है ना जिसको टेप चक्री बोलते हैं, पारदर्शी होती है जिसमें दिखाई देता है, तो पारदर्शी टेप आवश्यक रूप से लगाने के निर्देश वित्त विभाग द्वारा 21 फरवरी 2012 को जारी कर दिए गए हैं। यानी मान लीजिए ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दी है 1/1/1980 लिख दी है, ठीक है। तो इसके ऊपर टेप लगा दी जाएगी। टेप लगाने के बाद क्या, टेप तो उतरेगी नहीं, उतरेगी तो वो पेज को लेके ही उतरेगी, आपको पता ही है। तो वो टेप लगा दी जाएगी, तो फिर उसमें काट छांट नहीं होगी जन्मतिथि के अंदर। और ये रूल वित्त विभाग ने कब जारी किया था, 21 फरवरी 2012 को। ये जो जन्मतिथि वाला है टेप लगाने का रूल, ये 21 फरवरी 2012 को जारी किया था, यानी 21 फरवरी 2012 को ये रूल जारी किया था। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा है नियम नंबर 8, ओनली 8 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3-4 प्रश्न है इसके अंदर। एक तो ये डेट 20 जनवरी 2006, ठीक है, परीक्षा दिन, प्रशिक्षणार्थी की अवधि, फिर डॉक्टर की अवधि, ये रही डॉक्टर की 20 दिसंबर 2012। तीसरी ये वाली 21 फरवरी 2012, यानी पारदर्शी टेप कब से चिपकाया जाना अनिवार्य किया, तो 21 फरवरी 2012 से अनिवार्य किया गया है। तो ये मेरी तरफ से था 8 नंबर नियम, और इसके बाद आगे पढ़ेंगे। राम राम, थैंक यू सभी को।